बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शंस को साइड वाइज रिएक्शंस भी कहते हैं, कंपीटिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एक्चुअली दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इन these are actually two reactions which take place at the same time and they produce different products. तो अलबत्ता चूंकि दो रिएक्शन बेक वक्त स्टार्ट हो जाते हैं तो एक रिएक्शन की यील्ड ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं मेजर रिएक्शन, और दूसरे रिएक्शन की यील्ड मिनिमम कम होती है, उसे हम कहते हैं माइनर रिएक्शन। सपोज ये रिएक्शन है, फिनोल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। अब ये दो रिएक्शन पैरेलल स्टार्ट हो जाते हैं। एक रिएक्शन में आर्दो नाइट्रोफिनोल बनता है और दूसरे में पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ये आर्दो नाइट्रोफिनोल वाला रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेंट है, ये मेजर रिएक्शन है। और ये दूसरा रिएक्शन ये साइड रिएक्शन है, या इसको आप माइनर रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो मेजर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और माइनर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। सिमिलरली बेंजीन रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पर भी दो साइमल्टेनियस रिएक्शन होते हैं, दो रिएक्शन पैरेलल होते हैं। एक रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, ये मेन रिएक्शन है और इसका रेट कांस्टेंट है K1। दूसरा साइड रिएक्शन है जिसमें हेक्साक्लोरोबेंजीन बनती है, ये साइड रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट है K2। सिमिलरली ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू प्रोड्यूस आर्दो डाइब्रोमोबेंजीन एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। आर्दो डाइब्रोमोबेंजीन ये मेन प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन ये साइड रिएक्शन है। पैरेलल रिएक्शन में चूंकि दो रिएक्शन होते हैं, ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर हो सकते हैं, दोनों सेकंड ऑर्डर हो सकते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकंड ऑर्डर हो सकता है। ये भी हो सकता है एक रिएक्शन का ऑर्डर 3 हो, दूसरे का 1 हो, एक का 3 हो, दूसरे का 2 हो, एंड सो ऑन। देयर में आर मैनी पॉसिबिलिटीज। तो हम फिलहाल ऐसे पैरेलल रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिनमें दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हैं। दे आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट ए है, इससे दो पैरेलल रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है बी और दूसरे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है सी। ये दोनों ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हैं। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अब कैपिटल ए चूंकि रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकता। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। बी और सी, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये चूंकि प्रोडक्ट्स हैं, इनका इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो होगा। बी का इनिशियल कंसंट्रेशन भी जीरो और सी का इनिशियल कंसंट्रेशन भी जीरो। अलबत्ता जो जो टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो आफ्टर टाइम टी ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर बन गया A माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कैपिटल बी का कंसंट्रेशन ये इंक्रीज हो गया और प्रोडक्ट सी का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, इसको हम कहेंगे RB एंड इट इज इक्वल टू K1A माइनस एक्स। K1 is rate constant for formation of product B, and rate of formation of product C, it is called RC. It is equal to K2 into A minus X. K2 is rate constant for formation of C. अब RB और RC इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अपोजिंग रिएक्शन में हम पढ़ते थे नेट रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर net rate of reaction was actually rate of forward reaction minus rate of reverse reaction, और पैरेलल रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी
rate of formation of B plus rate of formation of C, it is called overall rate of reaction. आपने अब आर बी की ये वैल्यू और आर सी की ये वैल्यू, ये हमने यहां पर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो ये जब पुट करेंगे वी विल गेट दीज इक्वेशंस। ये आर बी प्लस आर सी, इसमें देखें a माइनस एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो k1 प्लस k2 इसे कहेंगे ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में हमने लिख लिया और इसके बाद इसे इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे k1 प्लस k2, ये चूंकि कांस्टेंट्स हैं ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएंगे, और k1 प्लस k2 इट इज इक्वल टू k, और k कहलाएगा ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम k1 प्लस k2 की जगह k पुट कर दिया हमने, और उसके बाद हम इस पर लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है a, लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स में a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव है -1। अगर हम न्यूमिनेटर को इंटीग्रल साइन के अंदर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रल साइन से बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चूंकि न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि हम इसके इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का लॉग लेंगे। ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि कैपिटल Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इनिशियल कंडीशन पर चले जाएं। जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू भी 0 थी, और उस केस में a माइनस एक्स वॉज इक्वल टू a, तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। तो z की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। z की ये वैल्यू हमने यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो z की वैल्यू यहां पुट कर दी। इसके बाद माइनस नेचुरल लॉग a, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और लॉग का रूल अप्लाई कर दें। इसको हम यूं लिख लेंगे, log a over a minus x. Now this is equation 2 and equation 2 is equation of straight line. इसके स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड k इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो इसी इक्वेशन 2 को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यह है इक्वेशन 3। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपोजिंग रिएक्शन। अच्छा, यहां आइएगा, ये इक्वेशन, दीज आर डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। above 3 equations are differential form of rate law for first order opposing reaction और ये जो अब हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आई है, दीज आर इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 2 एंड 3
आर इंटेग्रेटेड फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ये अपोजिंग रिएक्शन नहीं, ये पैरेलल रिएक्शन है। नाउ अगेन कंसीडर इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अगर आप दोनों साइड्स को e की एक्सपोनेंट बना दें, वी विल राइट इट लाइक दिस। अब ये नेचुरल लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास a माइनस एक्स की ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू नेक्स्ट हमारे काम आएगी। अब हम फाइंड करेंगे कि प्रोडक्ट b की कंसंट्रेशन क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B। तो प्रोडक्ट B की कंसंट्रेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, B लिख के उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो B की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमने ये लिखा था इनिशियली, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज दिस वन। यहां पर a माइनस एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करें, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब dt को राइट हैंड साइड पर ले जाएं और इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करें। यानी इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड से इंटेग्रल साइन ने डिफरेंशियल साइन को d को खत्म किया, हमारे पास ये आ गई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यहां पर k1 और a ये कांस्टेंट हैं, इसलिए ये इंटेग्रल साइन से बाहर हैं। e एक्सपोनेंट माइनस kt, इसको जब सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू e एक्सपोनेंट माइनस kt डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई -k। तो यहां पर नेगेटिव का साइन है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप इक्वेशन 4 को अब यूं लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन यहां आ गया। अब अगेन हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनिशियल कंडीशन पर चले जाएं, जब टाइम t 0 था तो B की कंसंट्रेशन भी 0 थी। जब टाइम t 0 था B की कंसंट्रेशन 0 थी, और जब टाइम t को 0 करेंगे e की एक्सपोनेंट माइनस kt, इट विल बी इक्वल टू e एक्सपोनेंट 0 एंड e एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर नो z इज इक्वल टू, अब हमारे पास z की ये वैल्यू आ गई। z की वैल्यू को आप यहां पर इक्वेशन 4 में हमने पुट किया। अब b की हमारे पास ये कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट स्टेप में आप k को कांस्टेंट k1a डिवाइडेड बाई k, इसको कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास b की कंसंट्रेशन आ गई एट टाइम t। और इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो जो टाइम इंक्रीज होता जाएगा B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। यहां से देखें, जब टाइम इंक्रीज होगा तो e पावर kt ये इंक्रीज होगी, जब ये इंक्रीज होगी तो 1 ओवर e पावर kt डिक्रीज होगी और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब इसी तरीके से हम C की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C में a माइनस एक्स की वैल्यू पुट करें। a माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और इसके बाद इसको कर लिया, dt को दूसरी साइड पर ले गए और इस इक्वेशन को किया इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू दिस वन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने B की वैल्यू के लिए इंटीग्रेट किया था। अब हमने यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन पर हम जाएंगे, t को 0 पुट करें,
चूंकि जब t ज़ीरो था तो c की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, और e पावर माइनस के टी जब t को ज़ीरो पुट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से z की ये वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट करें तो हमारे पास ये आ गई c की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ c की वैल्यू। और ये c की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। ये बच्चों अब हमने पैरेलल रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर केस डिस्कस किया है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।